नमस्कार दोस्तों, मैं सागर आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल्स में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज का जो क्लास में लेने वाला हूं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस मंथ में आचार्य शिक्षक के जो एग्जाम हुए पेपर 2 में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूं और उम्मीद करता हूं कि जो ने हमारा अपकमिंग वीक में जो एग्ज़ाम होने वाला है सीजीएल का, तो पेपर 2 में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और एग्ज़ाम से पहले मैं प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक क्वेश्चन मैं इस तरह लेकर के आऊं ताकि आपकी एग्ज़ाम से पहले एक छोटा सा रिवीजन हो जाए। और मुझे पता है कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया होगी, आप सारे सिलेबस में जितने टॉपिक दिए हैं उनको आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो आगे जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि एवरी संडे फ्री मॉक टेस्ट हमारे हो रहे हैं, इसको आप ज़रूर दे रहे होंगे। स्टडी फॉर गोल्स में जितने भी कोर्सेज हैं उनकी देखिए वैलिडिटी को भी बढ़ा दी गई है। अगर आप सीजीएल सफलता का बंडल आपने अगर लिया होगा तो उसमें मॉक टेस्ट भी आप दे रहे होंगे। कंप्यूटर समान ज्ञान के खूब सारे बुक भी हमारे भी आ रहे हैं हर सब्जेक्ट के, तो आप उसको भी परचेज करके उससे भी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर अगर बढ़ते हैं तो सबसे पहला प्रश्न हमारा आता है कि व्हेन द नोवेला ओपन हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन सिंस सेंटियागो लास्ट कॉट अ फिश। आप देखोगे इस प्रश्न का उत्तर अगर आप देना चाहोगे कि कितना लंबे समय तक आपने अगर इस स्टोरी को पढ़ा होगा तो सेंटियागो से इर्द गिर्द कहानी घूमती है। और अभी ना आप अभी क्वेश्चन का पैटर्न में क्या बदला हुआ है कि अब ना पहले क्वेश्चन बनते थे स्टोरी बेस्ड, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि राइटर्स के नाम आपको फोकस करने हैं। दूसरा, राइटर्स के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपको ज़रूर माइंड में रखना। कैरेक्टर स्केच, कैरेक्टर तो आप रखेंगे ही रखेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट डेज और डे अगर दिए हुए हैं तो उनको भी आपको रखना है। कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो उनको भी माइंड में रखना है। तो आप ध्यान देंगे कि सेंटियागो को कितना समय लगा था उस फिश को पकड़ने में, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 84 डेज उनको लगे थे। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगर हम आगे बढ़ेंगे, हाउ डज हिमिंग्वे डिस्क्राइब सेंटियागोज आइज। अब देखिएगा कि जो राइटर भाई साहब हैं हमारे, उन्होंने सेंटियागोज के आई को कैसे डिस्क्राइब किया है। दे आर फुल ऑफ पेन, दे आर ब्लैंक विथ डिफीट, दे बिट्रे द वेयरनेस ऑफ हिज सोल, दे आर द कलर ऑफ द सी। तो आप अगर आंसर की ओर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर हमारा क्या होगा, दे आर द कलर ऑफ द सी। उनके आँखों का जो आइज़ को किससे बताया गया है, कैसा डिस्क्राइब किया गया, दे आर द कलर ऑफ द सी। समुद्र के का जो कलर होता है उससे उनको डिस्क्राइब किया गया। अगर आपने स्टोरी को पढ़ा होगा, सुना होगा। शेक्सपियर सोनेट यूजुअली कंटेन, शेक्सपियर के सोनेट्स में कितने लाइन होते हैं आपको पता होगा। सोनेट 14 लाइन की होती है, बट शेक्सपियर के सोनेट्स की बात की जाए तो कितने लाइन के होंगे वो आपसे पूछा जा रहा है कि यूजुअली कंटेंट्स कितने कंटेंट में होते हैं। 2 कपलेट में होते हैं, 7 कपलेट में होते हैं, 4 स्टेंजाज में होता है, 3 कपलेट एंड 2 स्टेंजाज में होता है, 3 स्टेंजाज एंड कपलेट। कहने का सेंस है कि अगर आप थोड़ा सा जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इनका जो भी आपका अगर सोनेट देखेंगे तो वो ना 14 लाइन की होती है। क्लियर। तो 14 लाइन में अगर हम बात करें तो आप देखना कि 4 लाइन के 3 हो जाएंगे और 2 लाइन आपको लास्ट में बचेगा। तो आप यहाँ पे जाएंगे 3 स्टेंजाज एंड अ कपलेट। कपलेट मतलब आप कपल से ही पता चल रहा है 2, यानी कि 4 तिया 12 और 2 14 लाइन। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, हमारा इसका आंसर होगा डी नंबर। तो डी नंबर की ओर हम लोग इसका आंसर जाएंगे। क्लियर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज रिटन बाय जॉन किट्स। देखिए अभी ना आपका पोएम के राइटर्स के नाम भी पूछे जा रहे हैं। जॉन किट्स का जन्म कब हुआ ये भी पूछा जा रहा है। जैसे आप देखिएगा कि जॉन किट्स के समय और कोई इनके एज के कोई राइटर्स थे क्या, तो ऐसा भी प्रश्न पूछा था। थोड़ा सा आप डेट ऑफ बर्थ जरूर माइंड में करके जाइएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज रिटन बाय द जॉन किट्स, तो आप देखेंगे द वेस्टलैंड, सोनेट 29, प्रिल्यूड, ओड टू द नाइटिंगेल। तो आपके सिलेबस में भी पढ़ना है, बड़ा ही आसान प्रश्न है। तो ओड टू द नाइटिंगेल इसका आंसर होगा, ओड टू द नाइटिंगेल। आगे जब हम बढ़ेंगे तो अनीता देसाई गॉट अ प्राइज फॉर 3 टाइम्स। कौन सा प्राइज उनको 3 टाइम्स मिला है, तो ऐसे प्रश्न बड़े पूछे जा रहे हैं। तो आपको बुकर प्राइज, साहित्य अकेडमी गोल्डन प्राइज और गार्डियन प्राइज। तो हम इनका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप
कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, यहाँ पे दिया हुआ भी है। ऑप्शन ए की ओर जाएंगे, बुकर प्राइज इनको मिला था, क्लियर ना। अगर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले हयावदाना। आप हयावदाना अगर पढ़े होंगे तो देखिएगा कि ट्रायंगल लव्स पे जुड़ा हुआ है। तो द सर्च ऑफ फॉर आइडेंटिटी, द पावर ऑफ लव, द स्ट्रगल फॉर सोशल जस्टिस, द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप। तो इसमें अगर हम बात करेंगे 6 में, तो आप देखिएगा द सर्च फॉर आइडेंटिटी में चारों तरफ कहानी घूमती हुई, फ्रेंडशिप की तो कहानी थी ही थी, स्ट्रगल फॉर सोशल जस्टिस की बात नहीं करेंगे, पावर ऑफ लव की बात नहीं करेंगे, सर्च ऑफ आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। मैं डिटेल्स में भी नहीं जाऊंगा, आप इस तरह के क्वेश्चंस को देखो और चैप्टर से एनालिसिस करने का प्रयास करना। हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हु फॉल इन लव विद द मेरिंडा इन द प्ले। आप देखिएगा टेम्पेस्ट अगर आपने पढ़ा होगा, शेक्सपियर का एक आपको ड्रामा पढ़ना है, तो आप देखना मेरिंडा क्या थी, प्रेस्पेरो की डॉटर थी। तो अभी कैरेक्टर में भी इससे आपको पूछा जाए मेरिंडा किसकी बेटी थी, इस तरह के भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, किससे इसको लव हुआ था, लास्ट सीन में क्या कौन सा प्ले खेल हो रहे थे। तो आप देखिए कि प्रश्न क्या बोल रहा है, हु फॉल्स इन लव विद द मेरिंडा इन द प्ले। तो फेर्डिनांड, कैलिबन, एरियल, प्रोस्पेरो। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसमें हमारा कौन थे, तो हमारे यहाँ पे फेर्डिनांड थे, क्लियर। चलिए, तो हम लोग फेर्डिनांड की ओर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 8 नंबर का है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पिरिट हु सब प्रोस्पेरो। देखिएगा ना कि वो उस आइलैंड में जहाँ पे था, तो प्रोस्पेरो का एक बड़ा ही ऑनेस्ट, बड़ा ही इनोसेंट कर सकते हैं, बड़ा अच्छा साथी उसका था, जो साथी तो ना कह करके करेंगे कि एरियल सर्वेंट के रूप में एक वो उसकी मदद करता है उसको। तो उस स्पिरिट का नाम क्या था, तो कैलिबन, फेर्डिनांड, गोंजेलो। देखिए गोंजेलो की अगर बात करेंगे तो इसने बचाए प्रोस्पेरो को मदद की थी जब उसका भाई इसको उस सिंहासन उसका छीन लिया था, तो बुक और इसको उस आइलैंड तक पहुंचाने का काम गोंजेलो किया था, क्लियर ना। ये देखिएगा आचार शिक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है। फेर्डिनांड क्या था, आप जान ही रहे हैं कि आप इसका जो दुश्मन था, उसका बेटा था जिसको ये दुश्मन मानता था। इसके पिताजी की वजह से ही इसका भाई ने प्रोस्पेरो को इस आइलैंड में भेजा था। और कैलिबन तो आप जान ही रहे हो कि, और एरियल, तो आप एरियल को इसमें लेकर के चलेंगे। बाकी कैरेक्टर अभी आप भूल जाओ, आगे प्रश्न मिलेंगे तो मैं सबको डिस्क्राइब करूंगा ही करूंगा। तो इसका आंसर हमारा जाएगा एरियल की ओर, क्लियर। व्हाट इज़ द रमन्स प्रोफेशन। आप देखोगे द पेंटर ऑफ साइन आपने अगर पढ़ा होगा, तो व्हाट इज़ रमन्स प्रोफेशन। आर्टिस्ट था, राइटर था, टीचर था, पेंटर ऑफ साइन। साइन बोर्ड में वो पेंटिंग बनाया करता था, तो पेंटर ऑफ साइन हम करेंगे। आगे जब हम पढ़ेंगे, नारायणाज इंडिया इज सिम्बोलाइज बाई एन इमेजनरी टॉन नेम। नारायणाज के जितने भी टॉन है उसको उसने क्या नाम दिया, बहुत सारे देखिए दूरदर्शन में भी इसके बने हुए हैं, और बहुत सारे जो टॉन के नाम उन्होंने वहाँ पे रखा, काशी, चेन्नई, मैसूर। तो मालगुडी डेज भी आपने देखा होगा, तो मालगुडी जैसे आ जाए तो समझ जाइएगा कि आर के नारायणा का ये सिम्बोलाइज बाय एन इमेजनरी टॉन था, जिन्होंने जब जो भी वो कहानियाँ लिखते थे तो मालगुडी का जिक्र जरूर करते थे। हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द पेंटर ऑफ दिस साइन बाय आर के नारायणा। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आर के नारायणा के द्वारा जो द पेंटर ऑफ साइन लिखा गया उसके प्रोटोगोनिस्ट कौन है। तो प्रोटोगोनिस्ट देखिए, कोई भी प्रोज का ना हीरो होता है, तो जो भी हीरो रहेंगे या जिसका इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, तो यहाँ पे प्रोटोगोनिस्ट की अगर हम बात की जाए तो इसके प्रोटोगोनिस्ट हमारे कौन है, तो हमारा इसमें प्रोटोगोनिस्ट है रमन। तो रमन को आप ध्यान रखेंगे। और डेजी कौन थी, जो कि फैमिली प्लानिंग के बारे में पूरा अवेयरनेस फैला रही थी, और रमन है सो उसके साथ काम भी करता है, दोनों एक दूसरे से विवाह के बंधन में भी बनना चाहते हैं। तो मेजर कैरेक्टर की बात करेंगे तो रमन है, उसके बाद डेजी है, ठीक ना। रमन अपने आंटी के साथ भी रहता है। हु इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ हर्दिका। हर्दिका की ग्रैंड डॉटर कौन थी, गीता, स्मिता, रीता, नॉन ऑफ द एबव। तो आप ऐसे से छोटे छोटे इस तरह से कैरेक्टर जुड़ कर के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ही इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ हर्दिका। तो हर्दिका की ग्रैंड डॉटर की अगर हम बात करें तो 12 स्मिता। स्मिता कौन थी, ग्रैंड डॉटर थी किसकी, तो हार्दिका की। अब आगे आते हैं, देवदत्ता इज द ओनली सन ऑफ द रेवर्ड ब्राह्मण। अब देखिए देवदत्त के बारे में बताया गया है, आप हयावदाना अगर पढ़े होंगे, तो ओनली सन ऑफ द रेवर्ड ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कौन था, लोहिता, नाटा, विद्यासागर, यूसुफ बाबा। तो आप देखोगे नाम से ही पता चल जा रहा है हमारा इस प्रश्न के उत्तर में। तो 13 का सी जाएंगे, विद्यासागर। विद्यासागर ही था जिसका ये क्या था, देवदत्ता इज ओनली सन ऑफ द ब्राह्मण का। चलिए आगे आते हैं, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ माई हार्ट लिप्स अप। बताया इसका नाम, दूसरा नाम रैम्बो भी है।
तो इसमें आपसे पूछा रहा है कि क्या इसका सेंट्रल थीम था। तो आप अगर चारों ऑप्शन की ओर जाएंगे तो आपको देखना होगा कि इसका ऑप्शन कौन सबसे ज़्यादा रैम्बो बताना चाह रहा है ना। तो आप इसमें अगर जाओगे तो द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इट्स इंड्यूरिंग इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन स्पिरिट, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन देखिएगा, डेथ के बारे में बताया ही नहीं है, इमोशंस, रिलेशनशिप एंड इमोशन, द परस्यूट ऑफ हेल्थ है ना, मटेरियल सक्सेस वो नहीं है। द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इट्स इंड्यूरिंग इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन स्पिरिट के बारे में इसमें चर्चा हुई है। व्हेन डिड विलियम वर्ड्सवर्थ राइट दिस पोएम, रैम्बो को कब उसने लिखा, ये आपसे सवाल किया जा रहा था। आपको डेट भी आपको याद रखने की, किस डेट में राइटर ने इस पोएम को लिखा, पब्लिकेशन डेट कब है, रिटेन कब हुआ है, इनका डेट ऑफ बर्थ कब है, आप किस सेंचुरी के राइटर थे, है ना, क्या ये पोएट लॉयरेट तो भी नहीं थे। इन सारी चीज़ों को थोड़ा माइंड में रखना है, क्योंकि बेसिक प्रश्न अभी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बहुत डेप्थ लेवल में तो हम जाते ही जाते हैं, बट छोटे छोटे प्रश्न को ध्यान नहीं देते हैं। तो व्हेन डिड विलियम वर्ड्सवर्थ राइट दिस पोएम, तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो इस पोएम को उन्होंने लिखा है मार्च 26, 1802 में। क्लियर। अब हम आगे बढ़ेंगे। द सेंस दैट द होलो मैन हैव लॉस्ट इट, हेयरिंग, विजन, टेस्ट, इमोशन। तो आप देखिएगा होलो मैन में द सेंस दैट द होलो मैन हैव लॉस्ट इज, क्या उसका लॉस हुआ था यहाँ पे। तो आप देखिएगा द सेंस दैट द होलो मैन हैव लॉस्ट इज, तो आप अगर पोएम को पढ़ोगे तो इसमें बात किया गया है विजन के बारे में। आगे हम बात करेंगे हाउ मेनी प्ले डिड शेक्सपियर राइट, कितने प्ले को शेक्सपियर ने अपने जीवन में लिखा है, और जिसको इनको पढ़े बिना लिटरेचर हमारा अधूरा होता है। मास्टर ग्रेजुएशन में हम इसको पढ़ते हैं, एक आपका ड्रामा और एक पोएट्री भी आपको पढ़ने हैं। तो हाउ मेनी प्लेज उन्होंने लिखे हैं, तो अगर इसमें हम बात करें 17 नंबर क्वेश्चन में, तो इनके हमारे 37 प्ले हैं, 37। क्लियर। आगे आते हैं। In the ode to Nightingale, Keats wrote, "Where youth grows pale, spectre thing and dies, whose death was talked about." यहाँ पे वो किसके, मतलब इस जो लाइन में वो किनकी मृत्यु के बारे में, किनके मौत के बारे में बात करते हैं। His brother's death by जम्पशंस, डेथ ऑफ हिज मदर, डेथ ऑफ थॉमस किड, डेथ ऑफ फिलिप सिडनी। तो आप अगर इस प्रश्न की ओर जाओगे तो उनकी भाई की मृत्यु भी क्या हो गई थी, ट्यूबरकुलोसिस से हो गई थी। इनकी भी मृत्यु ट्यूबरकुलोसिस, मतलब इनके फैमिली में बहुत सारे लोग की मृत्यु ट्यूबरकुलोसिस से हुई थी। और कहा जाता है कि बड़े कम उम्र में जॉन किट्स की मौत हुई थी। और ऑटो नाइटिंगेल का जब ये सॉन्ग सुन रहे थे तो बड़े ही मंत्रमुग्ध हो गए थे, है ना। अब बड़ी सुंदर पोएम है। तो ऑटो नाइटिंगेल में इन्होंने जिस डेथ की बात की है तो उनका भाई की डेथ की बात यहाँ पे जिक्र हुई है। क्लियर। अब आगे हम बढ़ेंगे। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट साउंड आर देयर। देखिए बड़े ये सवाल मैंने उठाया है, 4 शिक्षक में पूछे गए थे, कितने कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं आपके इंग्लिश फोनेटिक्स में। तो फोनेटिक्स में देखिएगा लास्ट में जो सीजल का एग्जाम होता है बड़े डेप्थ लेवल के प्रश्न थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार उतने डेप्थ नहीं जाएंगे, जा भी सकते हैं बट आपको इन बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना। हम ऐसे जानते हैं कि 26 लेटर्स होते हैं ना, लेकिन जब आप फोनेटिक्स की बात करेंगे तो 44 होते हैं। लेकिन इंग्लिश फोनेटिक्स में कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं, तो अगर हम 19 प्रश्न की ओर जाएंगे तो 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। क्लियर। आगे जब हम बढ़े, विच कंट्री इज होल की फॉर्म, देखिए इसमें टेलीफोन कन्वर्सेशन इन्होंने लिखा है। और टेलीफोन कन्वर्सेशन में देखिएगा एक इंग्लिश लेडी और एक ब्लैक पीपल के बीच में कन्वर्सेशन होता है, जिसमें ये रेंट चाहते हैं। बड़ी ही सुंदर कहानी है जिसमें कैसे कलर डिस्क्रिमिनेशन को दिखाया गया है, बताया गया है, और बड़ी सुंदर पोएम को इन्होंने लिखा होल की भाई साहब ने। तो विच कंट्री होल बिलोंग करते हैं, तो घाना, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, केनिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा होगा नाइजीरिया, बी नंबर। आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखिएगा झारखंड कांस्टेबल के लिए आप इस खोटा प्रैक्टिस सेट को परचेज कर सकते हैं। वन क्षेत्र पदाधिकारी के लिए आप झारखंड का मॉडल प्रैक्टिस सेट को भी आप रंजीत सर के संरक्षण में इसको बनाया गया, तो आप इन सबको परचेज करके भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। हु डज फॉस्टस समन इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, बिगिनिंग जब प्ले हुआ था तो हु डज फॉस्टस समन इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, किसको समन करके बुलाया था, तो मोफिस्टोफिलिस, लूसीफर, गॉड, हेलन ऑफ ट्रॉय। तो हम 21 का क्वेश्चन का जाएंगे, तो मोफिस्टोफेलोस को बुलाया गया था।
आगे जब हम बढ़ेंगे, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम रिवर बाय A.K. रामानुजम? लव एंड लॉस, नेचर एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, मैथोलॉजी एंड फोकलोर, पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस। तो हम इस प्रश्न के उत्तर की ओर अगर जाएंगे तो इसका हो जाएगा नेचर एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। मैं डिफाइन अभी नहीं करूँगा, अभी आपको सिर्फ प्रश्नों को देखना है। मुझे पता है कि आप स्टोरी को, कहानी, कविताएं सब जानते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायलेक्ट ड्यूरिंग द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न आपको देखिए एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। मैंने सारे प्रश्न प्रीवियस मंथ्स में जो भी एग्जाम है उनसे उठाया है, तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन के लेवल डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं। अगर आपको स्टोरी नहीं पता है तो आपको थोड़ा इन सबको जानना है। तो 23 का हो जाएगा बी नंबर, वेसेक्स। क्लियर। अब आगे हम जब पढ़ेंगे, हु वाज द वाइफ ऑफ रमणीक? रमणीक के वाइफ का नाम क्या था? प्रिया, अरुणा, नेहा, बबीता। आप देख सकते हैं 24 का आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, अरुणा। अब आगे हम जब आएंगे तो इन विच ईयर वाज रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? लिटरेचर में नोबेल प्राइज इनको कब मिला था? 25 में। तो आप ऐसे प्रश्न का उत्तर जरूर ध्यान में रखेंगे। इनको मिला था 1913 में। आगे जब हम बढ़ेंगे, विच हिस्टोरिकल इंसिडेंट सेप्ड द सिटिंग ऑफ सोमिनर फ्यूरी द फ्लड में? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडिया चाइना वार, नन ऑफ दिस। तो इसका उत्तर आपको मिलेगा क्विट इंडिया मूवमेंट। विच हिस्टोरिकल इंसिडेंट सेप्ड द सिटिंग ऑफ द सोमिनर? क्विट इंडिया मूवमेंट। क्लियर। अब आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो 27 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 27, द कंटेंट ऑफ द स्टोरी, द मैन ऑफ द हाउस इज बेस्ड ऑन द मदर एंड सन, द फादर एंड सन। आप देखिएगा द मैन ऑफ द हाउस में छोटे बच्चे को कितने अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि अपने मम्मी का केयर करने के लिए वो क्या क्या करता है। उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है, सिरप लेने जाता है तो रास्ते में वो उसको मिसगाइड करके वो सिरप को कोई पी जाती है। आप इनको जानना होगा। घर में कैसे वो रिस्पॉन्सिबल मैन के जैसा काम करता है, इसलिए द मैन ऑफ द हाउस भी उसको कहा गया। तो एक माँ और बेटी के बीच में प्रेम की जो कहानी है, एक कितना लगाव एक दूसरे के प्रति है, उसको बड़ा ही बेहतरीन तरीके से यहाँ दिखाया गया है। माँ कैसे बीमार रहती है, नाश्ता प्रिपेयर नहीं कर पाती है, कैसे डॉक्टर को ये बुलाता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट करता है, सारी चीज़ों को बड़े बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बताया गया। तो बेस्ड ऑन दी अ मदर एंड द सन पे बेस्ड है। आगे जब हम बढ़ेंगे, व्हाट इज द प्रोटोगोनिस्ट नेम इन द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड? जॉन, थॉमस, नूनेज, मैनुअल। तो आप इसका उत्तर अगर चाहोगे तो 18 का नूनेज होगा, जो कि कहाँ पहुँच जाता है? द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड में। कैसे? जहाँ सारे लोग ब्लाइंड रहते हैं और वहाँ उसको प्रेम भी हो जाता है। और यहाँ पे वो क्या करता है, यहाँ पे उसको लगने लगता है कि मैं यहाँ पे इन लोगों को समझाऊंगा, चीज़ों को बताऊंगा, लेकिन सब लोग इसे ही समझते हैं कि दूसरे जगह से आ गया, इसको कुछ पता ही नहीं है। और बड़ी ही बेहतरीन कहानी है, इसको भी आपने पढ़ा होगा। तो इसमें पूछ सकता है कि कौन प्रोटोगोनिस्ट है, तो नूनेज है। आगे जब हम पढ़ेंगे, आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर आर एट माई फीट, दिस लाइन अपीयर्स इन। इस तरह के लाइन, छोटे छोटे लाइन भी एग्जाम में आ रही है। आचार्य शिक्षक से मैंने इसको उठाया है। इस तरह के प्रश्न आचार्य शिक्षक में या आचार्य शिक्षक या किसी से मैंने प्रीवियस अभी जो झारखंड में उसी से मैं इस प्रश्न को लिया हूँ। तो ओ टू एडोलेंस, ओ टू नाइटेंगल, ओ टू ऑटम, ओ टू साइकी। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ओ टू नाइटेंगल से लिया गया। आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर एट माई फीट। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द चीफ कॉज ऑफ वॉर अकॉर्डिंग टू CM डॉट? क्या हमारा वार का कारण क्या? फियर एंड प्राइड एमंग नेशन, डिस्पैरिटी इन शेयरिंग आउट ऑफ द नेशन इनकम, इन एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ मशीन्स, लैक ऑफ ऑर्डर एंड सेफ्टी। तो इसके उत्तर की बात करें तो फेयर एंड प्राइड एमंग द नेशन, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरह हमने आज 30 प्रश्न देखे। 30 प्रश्न को आप थोड़ा एनालाइज करेंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। मेरा मकसद ये है आज बताने का कि इस तरह के प्रश्नों को भी अपने माइंड में रखना है। बाकी कल मैं कुछ और प्रश्न लेकर के आपके साथ आऊँगा और एग्ज़ाम से पहले मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। और आज का मेरा क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच हिस्टोरिकल एज टेनिसन बिलोंग टू? टेनिसन का कौन से एज से बिलोंग करते थे? क्लासिकल एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्लियर। और आगामी एग्जाम के लिए आप अगर सीजीएल की परीक्षा के लिए तो आप झारखंड सामान्य ज्ञान जरूर पढ़ ही रहे होंगे। आपके पास एक बुक जरूर होंगे जो नीचे दिखाया गया है। और बाकी एक्सरसाइज कांस्टेबल का सफलता, बहुत सारे कोर्स अभी हमारे S4G के आपके ऐप में भी मिल जाएंगे। तो आपको ज़रूर परचेज करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनानी चाहिए। नीचे मैंने इसके उत्तर भी दे दिए हैं। किसी में अगर कुछ डाउट हो तो आप ज़रूर प्रयास कीजिएगा कि आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ पे आपने ये बताया, तो मैं प्रयास करूँगा आगे से मैं उनको ध्यान दूँ। और कोशिश की है कि मैंने उन प्रश्नों को लिया है जो आपको बड़ा हेल्पफुल करे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, खूब सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे और इस एग्ज़ाम में आप बहुत बेहतर करेंगे। धन्यवाद।